यार बंदा ना भी कपड़े धोने इधर हम अपना माइक म्यूट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, यस मैम। जी 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 शाहाना। मैम इसका फाइनल कब होगा? फाइनल आई गेस फरवरी में आप लोगों के। बच्चे सॉरी, मैम ये बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि 22 को है, ये है तो वो हो गया तो कौन कौन से बच्चे इस- मैसेज करते रहते हैं? अनलेस आपको मैं नहीं कोई कोई चीज़ इन्फॉर्म करती तो आपको तो ये नहीं उन पे रिलाई करना चाहिए ना। यस मैम बिल्कुल, इसीलिए हम ये क्लास का वेट कर रहे थे ताकि आपसे ना कंफर्म कर लें। हम्म। तो कल नहीं नहीं, परसों भी मैसेज किए जा रहे थे कि भाई 22 को है 22 को क्या? कि 22 ऑफ फाइनल हो दिसंबर। जाएगी जी। 22 को पेशेंट सेफ्टी 2 का एग्जाम है फाइनल। पेज 52 का नहीं है। नहीं वो हाँ वो कह रहे थे ये मेरी एक फ्रेंड भी है, उसका 24 को है पेशेंट सेफ्टी 1, ठीक, और वो कह रहे थे 24 को हमारा है तो 22 को आप लोगों का है। मैं बड़ी परेशान हो गई। कौन से बैच की है वो? वो इसी मेरी क्लास फेलो है, अब नहीं, उसको भी शायद ये कौन सा इंफॉर्मेशन बैच है? कन्वे, पेशेंट सेफ्टी के 3 बैचेस तो मैं खुद ले रही हूँ। उसका है B1 सेक्शन। B1 सेक्शन, बच्चे B1 सेक्शन का मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मैं ही ले रही हूँ। असाइनमेंट की बात हुई थी और वो जो है वो मैंने कहा था कि हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मैंने फिर अभी आप लोग के लेक्चर्स देखे, आप लोग के बच्चे लेक्चर्स रहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो जो है वो खत्म होंगे तो उसके बाद आप लोग की असाइनमेंट होगी। मैम सेक्शन A1 का एग्जाम है असाइनमेंट भी 22 अभी नहीं दिसंबर को। होगी। असाइनमेंट नहीं, इन नेक्स्ट 2 वीक्स असाइनमेंट होगी आपकी। आप क्या कह रहे हो? मैम सेक्शन A1 के जो नहीं स्टूडेंट्स हैं ना उनका बस एग्जाम यही है पूछ रही 22 थी। दिसंबर को। अच्छा, सेक्शन A1 नहीं, A1 नहीं मैं ले रही। मैं फिर भी आई चेक ये क्यों उनका एग्जाम पहले हो रहा है। यस मैम A1 वाले भी कह रहे थे कि है, लेकिन थैंक यू, बस हमारा नहीं है ना तो बस ठीक है। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी उन्होंने नहीं बताया डिपार्टमेंट वालों ने, क्योंकि अभी तो हमारे लेक्चर्स रहते हैं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है फिलहाल। बच्चों एक सेकंड, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। असल में मेरी प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा इशू हो गया, मैंने दूसरे लैपटॉप पे खोला है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप लोग बताओ कि किसी को पिछले लेक्चर से कुछ ना समझ आया हो। सबको समझ आ गई थी? बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बच्चे, व्हाई आर यू गाइस नॉट रिस्पोंडिंग? और आप लोग वैसे डाउनलोड करते हो लेक्चर्स जो कहते हैं, जिनके लिंक भेजे हुए आपको? नो मैम। यस ओके,
क्योंकि जो पिछले जूम के लेक्चर्स हैं वो डिलीट हो चुके हुए हैं। मैम ये जो जी जी, हाँ जी हाँ जी, इवेंट्स की समझ नहीं आई थोड़ी। किस चीज की? सेंटिनल इवेंट्स इसी तरह लिखोगे तो सेंटिनल, हाँ जी, सेंटिनल इवेंट्स। कोई भी बच्चे, कोई भी इवेंट्स जो कि हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि एक पेशेंट गई है और उसको जो है उसकी ड्यूरिंग सर्जरी जो है कोई नर्व जो है वो रप्चर हो गई है, आर्टरी रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में किसी भी प्रोसीजर के दौरान, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और उसके हो सकता है वो अपना प्रोसीजर, उसकी सर्जरी हो कि वो कोई उसकी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन साथ साथ उसकी ये डॉक्टर के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस हो सकती है, किसी तरीके से भी जो हॉस्पिटल सेटिंग उसको हार्म पहुंचाती है और उसकी वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं सेंटिनल इवेंट्स। ठीक है, जैसे आप काफी दफा देखते हो कि किसी, हाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो कि अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर, हम गायनी के पेशेंट्स में, जिनमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होती है वो नहीं रिकमेंडेड होती, और उनके लिए प्रोसीजर जो होता है वो सी सेक्शन होता है। लेकिन अगर एक गायनोकोलॉजिस्ट अवॉइड करती है और उसके बाद ऑब्वियसली बेबी को डिलीवर करने में मुश्किल आती है, तो वो एक बड़ा सर्टेन टाइम होता है डिलीवरी का। अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि प्लेसेंटा उधर से रप्चर हुआ होता है, उधर से बेबी ने आउट होना है, तो फिर उसने डिलीवर होना है, तो फिर उसको ऑक्सीजन मिलनी है, उसने फिर ब्रीथ करना है जब उसकी पहली क्राई होती है। तो अगर ये चीज़ ना हो पाए और थोड़ा सा भी टाइम लग जाए गायनोकोलॉजिस्ट से, अब हो सकता है उसकी बस ये हो उस बेबी का कि वो एक ब्रीच उसकी प्रेजेंटेशन हो और कुछ भी ना हो। लेकिन जो है, और वो उसका जो प्रोसीजर हो वो सिंपली ये हो कि उसको हम सी सेक्शन से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी हेल्थ केयर वर्कर है वो इस चीज़ को अवॉइड करे, और वो इस चीज़ को अवॉइड करे और वो डिले करे, प्रोलॉन्ग हो जाए लेबर, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो जाती होती है, जो कि डिसेबिलिटी होती है और काफ़ी सीरियस कंडीशन है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी की ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटीज आती हैं। तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन, अब वो वैसे तो केस नॉर्मल था, वो बस ये था कि वो ब्रीच था, बेबी का जो हेड था वो दूसरी तरफ था, और इस तरह की कंडीशंस में हम कहते हैं कि सी सेक्शन इज मोस्टली रिकमेंडेड। तो वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकती, लेकिन उस हेल्थ वर्कर के पार्ट के ऊपर वहां पे जो उसने ट्रीटमेंट दिया, मिस ट्रीटमेंट की वजह से उसको ये कंडीशन हो गई, तो तब हम कहेंगे कि दिस इज अ सेंटिनल इवेंट। ठीक है मैम। ठीक है, ओके जी, आप लोग की चलो जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th लेक्चर ऑफ पेशेंट सेफ्टी, engaging with patients and carers. Learning objective: understand the ways in which patients, एक सेकेंड बच्चों, understand the ways in which patients and carers can be involved as partners in healthcare, both in preventing harm and learning and healing from an adverse event.
ये हमने डिस्कस करना है कि कोई भी एडवर्स इवेंट अगर हो गया एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, तो वो किस तरीके से उसको डील करना है, किस तरीके से आपने एज अ हेल्थ केयर वर्कर किस तरह डील करना है, और किस तरीके से पेशेंट का रिस्पॉन्स जो होता है वो किस तरह का हो, तो फर्दर हम एडवर्स इवेंट से बच सकते हैं. Knowledge requirements, basic communication techniques, informed consent procedures, the basics of open disclosure. Performance requirements, ये भी सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. जो हमारी requirements है एज अ हेल्थ केयर वर्कर, हमारी performance requirements क्या होनी चाहिए? Actively encourage patients and carers to share information, show empathy, honesty and respect for patients and carers, communicates effectively, obtaining informed consent, shows respect for each patient's differences, religious and cultural beliefs and individual needs. अच्छा, आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपने एक पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है आपके पास किसी भी टर्मिनल इलनेस के साथ, आपने उसको किस तरीके से बताना है, किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, उसके बाद आपने उसको ट्रीटमेंट का किस तरीके से बताना है, फिर ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस अगर वो आपसे कहता है, अगर उतने नेक्स्ट विजिट में वो अगर ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है, तो आपने उसको किस तरीके से सुनना है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. हमेशा बच्चों, मैं पहले भी आप लोगों को ये बात बताती रही हूँ कि एम्पैथी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये उतनी ही कम है पाकिस्तान में, और ना होने के बराबर आपको मिलती है. दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. लेकिन एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपकी सिर्फ ये नहीं कि आपका ट्रीटमेंट, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पेशेंट के लिए हीलिंग होनी चाहिए, आपके वर्ड्स भी हीलिंग होने चाहिए. ये नहीं कि अगर पेशेंट आ गया आपके पास, आप उससे ये कहते रहें कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, आप इतना ख्याल नहीं रखा, ये है फलां है, या फिर उसको, अब पेशेंट इतने ज़्यादा, जब बच्चे आप लोग भी अपनी शुरू करोगे ट्रेनिंग, तो आप लोग भी रियलाइज़ करोगे कि पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट बहुत एक एक पैथेटिक कंडीशन में होते हैं, बड़े मिजरेबल उनकी हालत होती है. काफ़ी दफ़ा उनको अपना नहीं पता होता, काफ़ी दफ़ा वो उनको उनको हाइजीन नहीं वो मेंटेन कर पाते, उनको क्लीननेस का नहीं पता होता, क्योंकि वो एक एक मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं, एक इलनेस से, एक सफरिंग से वो गुजर रहे होते हैं. अब आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर इस तरह की होगी कि जिसमें आप उनको ये फील कराएं कि वो किसी तरह भी ह्यूमिलिएटेड फील करें, या फिर आप उनको इस तरह फील कराएं, पेशेंट्स आपके पास हर तरह के आएंगे, with different religious beliefs, with different cultural beliefs, with different opinions. काफ़ी इस तरह के होंगे कि जो है वो आपके उनके ethical beliefs बिल्कुल आपसे different होंगे. हो सकता है कि कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि normally smoking, drinking, इस तरह की सारी चीज़ों में involved हो, लेकिन आप as a normal human being आप उसके against हो. लेकिन आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको किसी तरीके से भी ये चीज़ फील नहीं करानी कि दिस इज अगेंस्ट माय, और ये दिस इज गेटिंग इन द वे ऑफ माय ट्रीटमेंट. ये सारी चीज़ें असाइड हैं. काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी ऐसे केसेस आपको मिलते हैं जिनके अंदर पेशेंट की अपनी नेग्लिजेंस होती है, पेशेंट एथिकली मॉरली उतना करेक्ट नहीं होता. इवन आप हॉस्पिटल में इवन प्रिजनर्स जो हैं वो एडमिटेड होते हैं, तो आपको ये अपने जहन में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके और उनके बिलीफ सेम हो. इवन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका और उनका रिलीजन सेम हो. आपके उनके बिलीव्स हो सकता है कि वो एक टोटल डिनायल के अंदर हो सकता है बिल्कुल गलत बातें कर रहे हो, पर आपने उस चीज़ को असाइड रखना है. इस चीज़ को आपने अपने डायग्नोसिस या इस चीज़ को आपने अपने ट्रीटमेंट में नहीं आने देना कि चूंकि ये पेशेंट इस तरह का है तो मैंने इसको ड्यू टाइम नहीं देना, क्योंकि मेरी और उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बातों के अंदर, या वो एक सर्टेन बिलीफ का है, उसका एक सर्टेन रिलीजन है और मेरा ये है, तो मैंने उसको नहीं करना. या इवन जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बात बताई थी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है कि इवन जो फीमेल्स होती हैं वो हेजिटेट करती हैं मेल्स को देखने में और मेल्स हेजिटेट करते हैं फीमेल्स को देखने में, तो ये चीज़ भी कम होनी चाहिए. Whenever you enter a hospital, you do not have any gender. A doctor does not have any gender except बहुत ही सीरियस, बहुत ही जहाँ प्राइवेसी आ जाती है, जहाँ पे हमारी रिलीजियस बाउंड्रीज आ जाती हैं, वहाँ पे
वहां पे भी क्या चीज है कि अगर हम क्योर करते हैं किसी किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, और तब हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हाउ टू डील अ पेशेंट ऑफ द ऑपोजिट जेंडर विद। अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल पेशेंट है, एज अ मेल डॉक्टर अगर आप देख रहे हैं, तो फिर आप किस तरह करते हैं कि आप उनके हमेशा फीमेल फैमिली मेंबर को साथ रखते हैं, या फिर एक फीमेल डॉक्टर को आपने साथ रखते हैं, ताकि ऐसी कोई भी कंडीशन ना हो सके जिससे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो। लेकिन आपकी कोई चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, आपकी ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आपने फीमेल्स ही देखनी है या आपने मेल्स ही देखने हैं। इसी तरह आपकी चॉइस कोई रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। को इवन इफ द पेशेंट इज रूड, इवन इफ ही इज अब्यूजिंग। I had an experience when I was in the surgery ward, और यहाँ वहाँ पे critical जो department था, critical unit जो था, उसके अंदर there was a patient who had this who went through a psychological trauma, and she was literally abusing every doctor and every nurse who was treating her. लेकिन we were bound, हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम अगर इस चीज के ऊपर उसको जज करते या फिर उसको ये सोचते कि अब हमने उसको ट्रीट नहीं करना बिकॉज शी इज बिहेविंग इन अ वेरी ऑड वे और शी इज अब्यूजिंग, तो ये चीज आपके आपको जो मेडिकल एथिक्स है, इट इज अगेंस्ट दैट। आपने उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, और उतने ही इम्पोर्टेंस है जितने ये दूसरी इम्पोर्टेंस है। और यही हुआ कि लिटरली वो कुछ दिनों के बाद उसके जो बिहेवियर था, बिकॉज शी वेंट थ्रू अ वेरी हार्ड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और उसके कुछ दिनों के बाद उसको वो पॉजिटिव जो केयर मिली, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसकी वजह से शी गॉट बेटर। उसका उसका जो एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा बेटर हो गया। उसने अब्यूजिंग करना बंद कर दी। तो ये चीज है कि आपने इस चीज को साइड रखना है। यू आर देयर टू हील। इसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट्स होते हैं क्लीन नहीं होते, उनकी हाइजीन उस तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो इल होते हैं, वो सिक होते हैं, वो नहीं कर पाते होते, या इवन हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल इस तरह का हो। ये सारी चीजों को आपने असाइड रखना है। अगर एक पेशेंट आ गई है हु इज वेरी ओबीस, आपको वैसे ही ट्रीटमेंट में मसला आ रहा है, स्टिल डू नॉट गिव योर ओपिनियंस, डू नॉट गिव योर सजेशंस इस तरह की, या कोई भी अपनी ओपिनियंस या अपनी जजमेंट्स आपको अलाउड नहीं है कि आप तो आपने उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो लाजमी देनी है। कम्युनिकेशन, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस की। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हर प्रोसीजर से पहले हम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लाजमी लेते हैं, चाहे वो जितना भी क्रिटिकल हो, चाहे वो जितना भी पेशेंट के लिए बेहतर हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज मस्ट। आपने सबसे पहले, हम अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं, अगर पेशेंट की फॉर एग्जांपल पेशेंट कॉन्शियस है तो फिर हम उससे साइन कराते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसकी फैमिली मेंबर से, जो उसके पेरेंट्स हो गए या फिर उसके 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 हस्बैंड या उसका स्पाउस हो गया, या फिर उसके बच्चे हो गए, तो उनसे हम जो है वो कंसेंट साइन कराते हैं, जिसके अंदर हम उनको बताते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी सर्जरी है, तो हम उनको बताते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर। वो प्रोसीजर होगा इस वाले एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में, उसकी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये सारी चीजें, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपने शुरू करना है, इवन इफ इट इज जस्ट वन मेडिसिन, तब भी आपने उनको बताना है कि इससे ये चीज होगी, और फिर आपने उसको अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करना है। सो दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, shows respect for each patient's differences, religious and cultural beliefs and individual needs. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। Describes and understand the basic steps in an open disclosure process, ये हमने अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। Apply patient engagement thinking in all clinical activities, कहीं पे भी पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट मस्ट होती है, और ये चीज आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने पेशेंट को इन्वॉल्व करके रखना है। ये नहीं कि पेशेंट डिसएग्री कर रहा है किसी ट्रीटमेंट के ऊपर, आपको पता चल रहा है कि वो रिलक्टेंट है लेने में, लेकिन आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि विदाउट काउंसलिंग हिम प्रॉपर्ली।
demonstrate ability to recognize the place of patient and carer engagement in good clinical management. Gaining an informed consent. अब informed consent क्या होता है? The diagnosis, सबसे पहले आप उसको diagnosis बताते हैं कि for example you are suffering from rheumatoid arthritis. The degree of uncertainty in the diagnosis, फिर आप उसको ये बताते हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल्स है जिनके हिसाब से बच्चों जब आप लोगों ने अपना शुरू करना है तब आप लोगों ने भी इसी तरह चलना है, और जो डॉक्टर्स इस चीज को नहीं फॉलो करते वहीं पे ये जो सारे इश्यूज आ रहे होते हैं जब आप सुन रहे होते हो कि जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट्स जो है उन्होंने चीजें तोड़ना शुरू कर दी या उनका रिएक्शनरी वो होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले, उस ट्रीटमेंट से पहले उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया जाता अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर एक ट्रीटमेंट है और उसके इतने % चांसेस हैं रिकवरी के और इतने % चांसेस हैं कि पेशेंट ना भी रिकवर करे और वो डिटोरिएट हो जाए, टेल द अटेंडेंट्स, टेल द पेशेंट। अगर इफ यू आर रनिंग एनी प्रोसीजर, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा पेशेंट से डिस्कस करते हो, वो आपको कंसेंट देगा, आपके पास एक रिटन फॉर्म में लिखी होगी, तब आपने वो कंटिन्यू करना है, वरना वो इसी तरह रिएक्शनरी होंगे। अब जो ये डॉक्टर्स या मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ थोड़ा सा हमारी कॉम का भी ये तरीका है, ये थॉट जो है इन एनी गवर्नमेंट सेटिंग जो है वो पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हम इनको पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको इतनी ज़्यादा पे दे रही है तो दे आर सपोज टू ट्रीट अस। हालांकि वहाँ पे इतना मरीज होता है कि डॉक्टर जो है उसके पास कोई टाइम ही नहीं बचता कि वो जो है वो अपने लिए स्पेयर कर सके, और उसकी कोशिश यही होती है कि वो मैक्सिमम पेशेंट्स देख सके, बिकॉज उसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बड़े ऑलरेडी एक ऐसे उसके साथ आते हैं, ऐसे बिहेवियर के साथ आते हैं जो कि काफ़ी दफ़ा हेल्थ केयर वर्कर्स को ह्यूमिलिएटिंग लग जाता है। तो उसके लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारा क्या तरीका होता है कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कराना है इससे पहले कि वो आपको बताए कि, या वो आप पे डाउट करे, या वो आपको अपनी बताए कि मैं रिलक्टेंट नहीं हूँ, या वो आपको कहे कि ये ट्रीटमेंट बेहतर है। टेल हिम द कॉन्सिक्वेंसेस, टेल हिम अबाउट द होल प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर, ये आपकी अगर नीडेड पेशेंट सर्जरी है, आपको ये हम करेंगे, इस तरीके से ये होगी, उसके बाद जीए के अंदर ये होगी। ये सारी चीजें जो है वो आप उसको एक्सप्लेन करते हो, और उसके बाद आप उसको बताते हो कि इतनी देर में मोबिलिटी आ जाएगी आपकी, इतनी देर में आपने बेड रेस्ट करना है, और फिर उसको एक रिटन फॉर्म में आप अपने लिए सेव करते हो। हाँ जी, तंजील चिश्ती। तंजील, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे मैंने पूछना था कि इम्प्लाइड कंसेंट जो होता है मैम, उसमें क्या आता है? सॉरी मैम, इम्प्लाइड कंसेंट जो होता है उसमें हम क्या कुछ पूछते हैं? मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही मैम। जो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं उसमें हम इम्प्लाइड जो कंसेंट होता है उससे हम कैसे मतलब पेशेंट को बताते हैं कि इसमें क्या कुछ होगा इम्प्लाइड कंसेंट में? इम्प्लाइड कंसेंट? यस मैम, इम्प्लाइड कंसेंट सॉरी।
बच्चों आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, तंजील आप क्या पूछ रहे थे? आपकी आवाज कट रही थी। तंजील चिश्ती। यस मैम। जी जी, क्या पूछ रहे थे? इम्प्लाइड कंसेंट। IMPLIED मैम, मैं इस कॉन्सेंट का पूछ रही हूँ कि इसका मतलब इसमें क्या कुछ हम पेशेंट से पूछते हैं। इम्प्लाइड कंसेंट ज्यादातर हम करते नहीं है इन कोई हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। मोस्टली हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट यूज करते हैं। इम्प्लाइड कंसेंट ये होती है कि काइंड ऑफ आप कह लो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस जो होती है चीजों के अंदर, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हाँ, आप अगर पेशेंट को देखने लगे हो, आप अपने क्लिनिक के अंदर हो और आप पेशेंट को देखने लगे हो, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, अब हमने पेशेंट आता है आपके पास कि मेरी ईयर एक के साथ कंप्लेन करता है, तो अब हम बुक्स वगैरह में ये पढ़ते हैं कि आप पेशेंट को जो है वो पहले इन्फॉर्म करोगे कि ये प्रोसीजर है, मैं ये इंस्ट्रूमेंट से आपकी जो है वो ईयर की एग्जामिनेशन करने लगा हूँ। लेकिन मोस्टली वी डो नॉट डू दिस। हम ये नहीं करते कि हमने एक फॉर्म रखा होता है, हम क्या करेंगे, उसको पता होगा, ऑब्वियस होगा इतना ज्यादा कि वो ये एक इम्प्लाइड कंसेंट इस तरह की होती है कि विच इज वेरी ऑब्वियस टू द पेशेंट। और उसकी साइलेंस मतलब अगर वो आपसे कह रहा है कि मेरी ईयर एक है और आप कह रहे हो लेट मी एग्जामिन इट, और वो खामोश है इसके ऊपर, या वो कहता है ओके, तो दैट इज इनफ। दिस इज इम्प्लाइड कंसेंट। इसके लिए आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई वो इस तरह की कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, विच इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल। जब हम पढ़ते हैं इन मेडिकल एथिक्स तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं, तो मैम स्पेशली इन जब हेल्थ केयर। हमारे पास एक सॉरी मैम, जी जब जी। हमारे पास एक पेशेंट आता है, कोई उसे इंजरी हुई है और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उसमें भी इम्प्लाइड कंसेंट हम यूज करेंगे। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू पेशेंट मैम। अनकॉन्शियस, हाँ, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस आ रहा है विदाउट एनी अटेंडेंस आ रहा है, ठीक है। ठीक है और अगर मैम। अटेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, अब देखो अगर पेशेंट आपके आया है इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पहले हम किस तरह उसको देखते हैं, हम उसको एयरवे मेंटेन करते हैं, ब्रीथिंग उसकी चेक करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए हमारी जॉब है, इसके लिए हमें किसी को कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है, हमने उसका एयरवे मेंटेन करना ही करना है। ये सारी चीजें हम कर लेंगे। उसके बाद कोई इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल उसके एब्डोमेन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हमने जो लेप्रोटमी करनी है, प्रोसीजर कोई करना है, उसके लिए हम देखेंगे कोई अटेंडेंट्स अवेलेबल हैं तो उनसे हम सिग्नेचर्स करवा लेते हैं, सही मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। उनके लिए फिर हम इन्फॉर्म कर लेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? गेनिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अच्छा, तो मैं ये आप लोग को बता रही थी कि अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? उसकी ये इम्पोर्टेंस होती है बच्चों के हर प्रोसीजर जो होता है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थीसिया है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की अपनी है, इवन जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनकी भी अपनी होती हैं। काफ़ी दफ़ा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हो जाते होते हैं और इवन नॉर्मल प्रोसीजर्स में भी हो जाते होते हैं। वी हैड अ पेशेंट इन द सर्जरी वार्ड, वो भी उसी क्रिटिकल केयर यूनिट में था, और वो पेशेंट जो था ही केम विद अ रप्चर्ड अपेंडिक्स, और उसके बाद उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है वो जो गट थी वो गैंग्रीनस हो गई बाय सम कॉम्प्लिकेशन। और उसके बाद वो दोबारा जब गैंग्रीनस हो जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा उसको कट करना पड़ता है, और वो काफ़ी जो है वो माफ करे क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो आई रिमेम्बर कि उसका उसका एब्डोमेन जो है वो बर्स्ट हो गया था, मैम एक कंडीशन। जी जी।
मैम मेरी ना मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, तो आप अटेंडेंस तो लगा दीजिएगा अगर मैं ठीक है हूँ आपके साथ। शहाना, ठीक है ठीक यस है मैम, ठीक है। अगर थैंक यू। ओके सो आई वाज टेलिंग यू कि वो वैसे तो सिर्फ आया था राइट इलियक फोसा पेन के साथ, और उसको जो है अपेंडिक्स का ही अपेंडिसाइटिस ही था, लेकिन अपेंडिसाइटिस इग्नोर हुआ तो उसके वजह से उसको रप्चर हो गया उसका अपेंडिक्स, और उसकी वजह से वो उसकी गैंग्रीन जो गट थी वो भी गैंग्रीनस हो गई। और उसके बाद आई डोंट नो मे बी उसकी जो है वो मैंने जब पेशेंट देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, लेकिन वी वर टोल्ड कि कोई कॉम्प्लिकेशन उसकी हुई थी वाइल ड्यूरिंग द सर्जरी, शायद उसकी गट जो है वो गलती से कट हो गई थी जिसकी वजह से किसी सीनियर से, और उसकी वजह से उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो उसके बाद उसकी गैंग्रीनस होती गई। अब जब गैंग्रीनस हो जाती है तो हम उसको गट को बार बार काटते हैं अनलेस हेल्दी गट आ जाती है तब तक, और उसके बाद उसकी वो नहीं हुई, वो मजीद कॉम्प्लिकेट होती गई, उसका बर्स्ट एब्डोमेन हो गया। और बर्स्ट एब्डोमेन लिटरली बच्चों, एब्डोमेन जो होता है उसके आप सेंटर में हम लेप्रोटमी के लिए वो करते हैं, इंसिजन करते हैं, वहां से एब्डोमिनल कंटेंट स्वेल होके बाहर आ जाते होते हैं, और वो जगह जो है वो आप काइंड ऑफ फट जाती है, और उसके आगे हमें हमें ऊपर एक कवर रखना करना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड बर्स्ट एब्डोमेन, और उसका वो बर्स्ट एब्डोमेन हो गया था, और इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो अब वो जो है इस तरह की जो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इसलिए जी जी मैम बस्ट एब्डोमेन का जरा आप काइंडली रिपीट कर दें। बच्चों ये एक कंडीशन होती है कि अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से किसी सेप्टिसीमिया हो गया या गैंग्रीनस गट हो गई या कोई भी गट की पैथोलॉजी की वजह से आपका जो मोस्टली हम गट के लिए जो प्रोसीजर करते हैं वो हम लेप्रोटमी करते हैं। बिल्कुल सेंटर के अंदर आप लोग पिक्चर्स देखोगे ना, बिल्कुल सेंटर के अंदर हम इंसिजन बनाते हैं और उसके बाद हम उसको स्टिचेस से करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन अंदर हो जाए किसी तरह भी तो जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं वो क्या होता है, वो स्वेल हो जाते हैं, और वहां से उस उधर से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, गट की लूप्स होती हैं, वो वो जो स्टिचेस होते हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि नीचे के प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और वो जो कंटेंट्स होते हैं वो स्वेल होके बाहर आ जाते हैं। उसके लिए फिर हमें जो है वो उसको कवर करना पड़ता है। काफ़ी काफ़ी अल्लाह माफ़ करे सीरियस कंडीशन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बहुत पेन होती है, और उसके साथ हमने उसको बहुत चीज़ों को हमने मैनेज करना होता है साथ साथ। तो ये चीज़ है, और वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। बेसिकली रीज़न क्या थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जब रप्चर हो जाती है अपेंडिक्स तो जो कंटेंट्स होते हैं वो बाकी गट में और वो पूरे जो है वो एब्डोमेन के अंदर चले जाते हैं, जिनकी वजह से मज़ीद इन्फेक्शन होती है, सेप्टिसीमिया होता है, और फिर जो है वो ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू। जी, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो गई, तो इसलिए जो है वो हम उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और वो आपको बता रहा है या उसको आपने देखा है कि आपको लग रहा है कि उसके साइन्स ऐसे हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो टेल द पेशेंट और टेल द अटेंडेंट्स, आप इन्फॉर्म करो कि ये पेशेंट की कंडीशन है, ताकि वो किसी फ़ॉल्स पैराडाइज़ में ना रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको नेगेटिवली बात करो कि ये आप क्या ले आए। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे सिस्टर्स होती हैं, इवन डॉक्टर्स भी, वो पेशेंट को डांट रहे होते हैं कि अब आप पेशेंट को इस तरह ले आए हैं। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तरीका ना एथिकली ठीक है ना वैसे ठीक है। एज अ पर्सन आपको जो है वो ये बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो वो ऑलरेडी सफर कर रहा है। तो आपने मजीद उसको ये नहीं करना, लेकिन अपनी तरीके से खुद स्टेबल होके खुद पैनिक नहीं करना। आपने उसको बताना है कि ये कंडीशन इस तरीके से कॉम्प्लिकेट हो चुकी हुई है, और इसलिए जो है वो उसके सर्वाइवल चांसेस इस तरह के हैं।
रिस्क इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू करो तो उसके अंदर आप उसके रिस्क बताते हो. द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डायग्नोसिस, ये हमने बताया है, हमने बात की है कि आप डायग्नोसिस का भी बताते हो कि जो है वो मोस्ट लाइकली ये डायग्नोसिस है और इसके अंदर ये इतने % चांसेस हैं कि ये हो या ना हो, अगर आप कोई कॉन्फर्मेटरी टेस्ट आपने नहीं किया अभी. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास आया है, आपने एग्जामिन किया है, तो आप उसको बताते हो कि आई एम सस्पेक्टिंग दिस, और हो सकता है ये चीज ना भी हो. काफी दफा ये होता है कि पेशेंट आपको आके खुद ही एक डिनाइल फेज के अंदर होते हैं और वो खुद ही कह रहा होता है मुझे तो ये है, मुझे फॉर एग्जांपल आजकल की अगर हम कंडीशन पे देखें तो मोस्टली जो जो कफ, सोर थ्रोट, फीवर के साथ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं दिस इज जस्ट कॉमन कोल्ड, दैट्स इट. और वो इस बात पे बेज़िद होते हैं कि ये कोविड नहीं है. अब आपने किस तरीके से पेशेंट को देखना है, वो पेशेंट आपको बताएगा आपने कि ये मुझे लग रहा है ये है, आपने उसकी बात सुनी है, अटेंटिवली सुनी है, और उसके बाद कहना है कि जिस तरह के आपके सिम्टम्स हैं हो सकता है देयर आर चांसेस कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, इस तरीके से आपने उसको करना है, लेकिन अभी कंफर्मेटरी टेस्ट से ये चीज कंफर्म हो जाएगी. इस तरीके से आप बताते हो उसको कि कितनी डिग्री है अनसर्टेनिटी इन द डायग्नोसिस. Risk involved in the treatment, the benefits of the treatment and the risk of not having the treatment. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप उसको बताते हो कि अगर हम अब काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो पेशेंट्स अपने अटेंडेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को रिलक्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो एग्री नहीं करते. अब एक नॉर्मल थॉट ये है कि कोई पेशेंट अगर वेंट के ऊपर चला जाता है तो वो कभी भी रिकवर नहीं करता, एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है. हाँ, उसका प्रोग्नोसिस इसलिए नहीं ठीक होता क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंचा हुआ होता है जिसमें उसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे, जिसमें उसके बॉडी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रही. वो वेंट के ऊपर जाने की वजह से नहीं है, वो वेंट से पहले ही उसकी कंडीशन इस तरह की हो गई है. तो इन्फॉर्म द पेशेंट कि इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं. हो सकता है इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इस तरह का हो, लेकिन आपने उसको ये भी बताना है कि इफ नॉट, अगर आप उसको ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अगर हम उसको अभी वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते तो वो पेशेंट के लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे. आपने उसको ये भी बताना है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं अगर आप डिले करते हैं ट्रीटमेंट या फिर आप नहीं कराते. इंफॉर्मेशन ऑन रिकवरी टाइम, फिर आप उसको रिकवरी टाइम का बताते हैं. नेम, पोजीशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स हु आर प्रोवाइडिंग द केयर एंड ट्रीटमेंट. ये सारी चीज़ें भी आप उसको बताते हैं. अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस रिक्वायर्ड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल. ये भी चीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लिटरली आई नेवर थॉट कि ये चीज़ इतना बड़ा इशू होता है, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे तो सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत जल्दी यूज़ हो जाती हैं, तो इसलिए वो नहीं होती, तो हम जो है वो पेशेंट से मंगवाते हैं. और सैड बात ये होती है कि पेशेंट्स आपसे इवन एक इंजेक्शन जो कि इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रहा होता, वो उसके लिए भी कंसर्न्ड होते हैं कि उनको वो बाहर से लेना पड़ेगा, या फिर क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके अफोर्डेबिलिटीज इशू होते हैं. वी आर अ पुअर कंट्री, हमारी जो है वो इतनी आवाम जो है वो पुअर है. तो उसकी वजह से आपने उसको ज़रूर बताना है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट उसका जो भी होगा उसकी ये कॉस्ट होगी. आगे आ जाता है जी सेग फ्रेमवर्क. Set the stage, elicit information, give information, understand the patient's perspective and the encounter. अब ये सेग फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, किस तरीके से आपने कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस बताना है, वो आपने किस तरीके से बताना है. सेट द स्टेज,
इसका क्या मतलब है कि आप पहले अपनी ग्राउंड सेट करते हो, पेशेंट को आपने कंफर्टेबल होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट कंफर्टेबल हो, आप भी कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि आप पैनिक कर रहे हैं और आपने पेशेंट को भी पैनिक में डाल दिया। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट की रिपोर्ट्स देखी हैं और जो है वो उस पेशेंट को कैंसर है, आप उसको, वो आया है बैठा है, आपने उसको कहा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी कैंसर, फॉर एग्जांपल यू आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, तो आपको क्या लगता है कि वो उसके लिए इफेक्टिव होगा? मतलब वो इज दिस द राइट वे? बताओ बच्चों। नो मैम। एग्जैक्टली तो किस तरीके से हम करते हैं? हमने उसको प्रॉपरली काउंसल करना है। ये जो इवन ब्रेकिंग बैड न्यूज हो गया या कोई ट्रीटमेंट हो गया, किस तरीके से भी हमने अपनी ग्राउंड सेट करनी होती है ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो हमारे ऊपर। ना कि वो उस वक्त में जब वो उसके पास, उसको हम कोई चीज रिवील कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही अपना आप अकेला लगे, वो इतना डिप्रेस्ड हो कि वो बाहर जाके वो सुसाइड कर ले। आपको समझ आ रही है कि वो उस चीज का इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है कि ही इज कमिंग टू द हॉस्पिटल, ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस। वो ऑलरेडी सोच के बैठा होगा कि मेरे कहीं ये तो नहीं है मुझे। स्पेशली आजकल के दौर में द गूगल डॉक्टर जो है वो जो है वो 90% जो है वो काम अपना कर देता है, जहाँ पे हर पेशेंट को ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बाद आपको ये लग रहा होता है, थोड़ी सी स्टडी के बाद हर बंदे को ये लग रहा होता है कि वो सफ़र कर रहा है किसी ना किसी कैंसर से। और वो कोई ना कोई कंप्लेंट जो है वो ऐसी बना देते हैं कि वो आपको, आप एंड अप करते हो आइदर, अगर आप कोई साइकोलॉजिकल चीज़ पढ़ रहे हो तो यू एंड अप थिंकिंग के यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिप्रेशन और समथिंग। और अगर आप दूसरी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो ये जो आर्टिकल्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं गूगल के ऊपर, वो आपको ये लगता है कि आप कोई बहुत ही सीरियस इलनेस में हो। तो वो चीज़ें ऑलरेडी उसको, पेशेंट को स्ट्रेस में डाल रही हैं और ऊपर से आपने एक चीज़ रिवील करनी है, तो आपने बहुत पोलाइट वे में बताना है। Greet patient appropriately, establish reason for visit, outline agenda for visit, make personal connection during visit, maintain patient's privacy. कोई नॉर्मल भी अगर वो कंप्लेंट्स के साथ आया है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको एक स्टेबल एटमॉस्फेयर देना है, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना है। उससे अपने उसके कंसर्न्स पूछते हैं, उसके रीज़न पूछना है किस वजह से वो आया है, और उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरे डॉक्टर के सामने आया है तो आप उससे पूछी जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। अगर पेशेंट नहीं डिस्कस करना चाह रहा, नहीं इंटरेस्टेड, तो इट इज कम्प्लीटली हिज चॉइस। अगर वो अटेंडेंट्स के साथ भी नहीं डिस्कस करना चाह रहा, तब भी आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आपने उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। Elicit information, elicit patient's view of health problem and or progress, ideas concerned, explores physiological factors. आप उससे पूछते हैं कि क्या उसकी हेल्थ इश्यूज क्या हैं, उसके बाद उसको क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्सप्लोर साइको सोशल इमोशनल फैक्टर्स, उसके आप पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक के साथ आ रहा है, आप उससे पूछेंगे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, किसी बात की कोई एंजाइटी तो नहीं है। अब उसके बाकी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे हम जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हिस्ट्री में भी ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं। डिस्कस एंटीसीडेंट इन ट्रीटमेंट्स, सेल्फ केयर, लास्ट विजिट, अदर केयर, कि उसने पहले कोई ट्रीटमेंट लिया हो, मेडिकल ट्रीटमेंट। डिस्कस हाउ हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्ट पेशेंट्स लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप उसको जो है वो आप उससे पूछें कि आप नॉर्मल डेली के जो काम है वो किस तरीके से कर पा रहे हैं। डिस्कस लाइफस्टाइल इश्यूज, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हेल्थ रिस्क, अवॉइड डायरेक्टिव लीडिंग क्वेश्चंस, गिव पेशेंट अपॉर्चुनिटी टू टॉक। अच्छा, बाकी आप उसको जो है वो उसको बताते हैं कि ये इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो कोई भी इलनेस है, कोई भी सिम्टम्स हैं। उसके बाद
हमारा क्या तरीका होता है कि हम कभी भी पेशेंट को आप ये नहीं कहते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपको कफ तो नहीं है। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। पेशेंट हमेशा कहेगा जी। आप लोग ये चीज एक्सपीरियंस करोगे कि जो आप बात करोगे वो कहेगा जी मुझे है। बहुत ही कम पेशेंट्स होंगे जो इतने ऑनेस्ट होंगे, वरना वो इतने अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं अपने डॉक्टर्स के, अपने हेल्थ स्टाफ के, कि वो उनको लगता है कि यस दिस, ये जो बात कह रहे हैं वो है। हालांकि आपने पेशेंट भी नहीं अभी देखा होता, लेकिन उनको लग रहा होता है या उनको होता है, वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको लगता है हमें सब कुछ है। तो आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना कि आपको कफ तो नहीं है, वो कहेगा मुझे है। आपको बुखार तो नहीं, वो कहेगा, वो सोचेगा कि अच्छा हाँ एक दिन मैं रात को जब सो रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ था, उसने कोई मेजर नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो कह देगा हाँ। अब फीवर जो है वो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन को शो करती है। तो इस तरह की चीजें हैं कि आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपने पूछना है कोई और सिम्टम तो नहीं है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आता है आपके साथ, आपके पास कफ के साथ, तो आपने कहना है कि कोई और सिम्टम तो नहीं है अदर देन कफ, कोई सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं है। इस तरह के आप सवाल करते हो, ओपन क्वेश्चन, जिसके अंदर वो अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अपनी कंप्लेंट्स को ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। गिव पेशेंट अपॉर्चुनिटी टाइम टू टॉक। ये नहीं कि आपने अपनी बातें करते रहना है, उसको जो है वो बात करने का मौका देना है, और उसको जो है वो कहीं लीड भी नहीं करना कि अगर वो बात आधी कर रहा है और उसके बाद आप आधी बात खुद ही फर्ज कर लो, नहीं। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। Listen, give patient undivided attention. Check, clarify information. आपने उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। ये नहीं कि आप जो है वो साथ साथ एक और काम भी देख रहे हो, साथ साथ आप कह रहे हो हाँ जी बताते जाएं बताते जाएं। ये नॉर्मली डॉक्टर्स करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े ऐसी चीज़ों की वजह से कहाँ पेशेंट जो है वो निगलेक्ट होता 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 जो है वो इनके ऊपर इतना सफ़र करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपने एक पेशेंट जो है वो जब देखना है, पूरी अटेंशन आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए जो वो बातें बता रहा है। और उसके बाद आप उसको आप मेक श्योर करते हो कि आपने यू हैव वेल अंडरस्टूड व्हाटएवर ही इज सेइंग or whatever he has said। अगर उसने कहा है मुझे कफ है, मुझे फीवर है, मुझे ये है, तो आपने एंड के ऊपर उसको दोबारा से क्लैरिफाई करना है, और दोबारा से आपने उसको उसके सामने बताना है कि सो यू आर सेइंग दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक, कफ, फीवर फॉर 3 days, for 5 days, whatever। ठीक है, तो आप ये चेक जरूर करते हैं। गिव इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन रैशनल फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। आप उनको बताते हो कि अच्छा अब ये आपका है तो वील रन अ फ्यू टेस्ट, और ये इनमें जो है ये टेस्ट आते हैं। हम एक सीबीसी करवाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे, हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि आपको जो फीवर हो रहा है वो मे भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस जो है वो आपकी डिजीज का इजीली बना सकते हैं। Teach patient about his or her own body and situation. Provide feedback from exam, test, explain anatomy, diagnosis. खुद आप उस पेशेंट को गाइड करते हो कि आपको जो ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, ये जो गॉल स्टोन होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन्स की वजह से हो रही है। आप उसको खुद गाइड करते हो, खुद उसको टीच करते हो। Adapt to patient's level of understanding. Avoid explain jargon. अब ये जो है आप क्या करते हो कि आपने उसके लेवल के ऊपर अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। ये नहीं कि आप मेडिकल लैंग्वेज उससे एक्सप्लेन करी जाओ कि हमने तो जो है वो जो फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिकल टर्म्स आपने यूज नहीं करनी है, आपने उसको सिंपलर लैंग्वेज में बताना है ताकि उसको समझ आ सके। कल्चरल कॉम्पिटेंस, ओपन डिस्क्लोजर जो है वो हम नेक्स्ट
लेक्चर में करेंगे और हम ये 2 स्लाइड्स कवर कर लेते हैं। Cultural competence, understand cultural differences, knows one's own cultural values, understand that people have different ways of interpreting the world, know that cultural beliefs impact on health, be willing to fit in with the patient's culture or ethnic background. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि कोई किसी की कल्चरल वैल्यूज इस तरह की हैं तो आपने उनको जो है वो एक्सेप्ट करना है और आपने उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह के जगह से है जो कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो विलिंग नहीं होते, कुछ फीमेल्स जो है वो विलिंग ही नहीं होती मेल डॉक्टर से चेक कराने, तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। आपके अपने लेवल के ऊपर आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, लेकिन अगर पेशेंट विलिंग है तो आपने उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है। और जैसे पेशेंट जिस तरह की भी उसकी कल्चरल नॉर्म्स हैं, जिस तरह की वो उसकी एथिकल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह की भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल होगा तभी उसका ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होगा। Patients' role in minimizing adverse events. Patients want to be involved in their health care, but it depends on the task. Patients were comfortable, 85% asking about a medication's purpose. Nearly half, 46%, were very uncomfortable asking about healthcare workers, whether they had washed their hands. ये डिफरेंट तरह का एक रिसर्च से आप कह लें कि वी गॉट टू नो दिस, लेकिन ये है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कीन होते हैं इन नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर बॉडी, इन नोइंग व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, और कोई भी प्रोसीजर है तो आप उनको अच्छे से गाइड करते हो। ओके जी, तो ये ओपन डिस्क्लोजर जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं। किसी का कोई सवाल? नो मैम। अभी इसके No, बाद आप लोग ma'am. की कोई क्लास होती है? No, ma'am. ओके ओके। जी आज है जी जी मैम ये जो प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आज ही मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने अच्छा आपको मेल भी की थी, तो जो अच्छा पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं वो कैसे मिल सकती हैं मुझे? मतलब आप तो कह रही कि वहाँ से डिलीट हो गई हैं। हाँ जी डिलीट मैम हो गई हैं। मैं जी तो जी से टीचर्स उनको रिकवर करके मैं उन्होंने फिर मेल कर दी थी कि आप लोग डाउनलोड कर लें, तो फिर थोड़ी देर बाद वो डिलीट हो जाएंगी, तो आप भी काइंडली रिकवर हो सकती हैं तो कर दें। मैं देखती हूँ, पर हम कोई नहीं, हम उस चीज़ का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे अगर हमें नहीं भी मिलती, इतनी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप लोगों को मिल जाएंगी, मैम वो मिल जाएगी। अपलोड हो हमारी जाएंगी। ना एक दूसरी टीचर भी कह रही है, हमारी दूसरी टीचर है वो भी कह रही है कि मैं ना मतलब रिकवर मतलब उसको हम दोबारा से करते हैं और आप लोगों को मिल जाएंगी। प्लीज कर लिया, आप भी करें तो हाँ हम असल लोग। में ये था कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें इंटीमेट नहीं किया इस बारे में, और दे टोल्ड अस वेरी लेट कि आपकी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो वीक बाद डिलीट हो जानी है। तो मैंने जो है वो 5 और 6 आई गेस मैंने कर ली थी डाउनलोड, और बाकी तो मैंने नहीं की। तो लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगी ना, विल फाइंड अ सोल्यूशन, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स। जितनी मिल जाए वो तो, और लेक्चर्स वगैरह ये स्लाइड्स जो हैं ये आप LMS पे करती हैं अपलोड या? नहीं नहीं LMS पे नहीं मैं अपलोड करी, मैं मेल ही करती हूँ स्टूडेंट्स को। आपको आज की मेल आई है? आज की आई है। ठीक है, फिर मैं इसी में भेज दूंगी। ओके, किसी स्टूडेंट को ना आई हो तो वो मुझे मेल जरूर कर सकता है।
और क्या बात थी? मैम आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ? बच्चे बनाया है, कुछ इट इज सो टीचर्स मच कॉम्प्लिकेटेड। मेरा तो मैं कल आई गेस या परसों जो है वो मैं उस पे एक लेक्चर ही करने बैठी थी और वो मुझे पता नहीं कितनी देर लग गई और हुआ भी नहीं। तो वो चीज़ जो है वो तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको नहीं एक्चुअली जो उधर है। फॉर लॉन्ग टाइम उधर पड़ी रहती है ना या रिकॉर्डिंग्स, तो नहीं वो उसी यस के ऊपर मैम। करनी है। हम जी हमें भी उन्होंने वही कहा है कि आप अपना चैनल बना के उस पे करें। पर मुझे लगता है कि मैं कहीं पे इशू कर रही थी, इसकी वजह से वो हो नहीं थी। मे बी मेरा कनेक्शन वीक होगा, कोई इस तरह का इशू आया हुआ है, उसकी वजह से मेरा कनेक्शन बार-बार ड्रॉप करता है। मैम तो आप हो सकता है दोबारा वो ट्राई रीज़न। करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैम ये C1 सेक्शन है ना? हाँ जी, C1 है। ओके। ओके, टुडे इज़ 14 दिसंबर। Yes, ma'am. ठीक है जी। I'll call out the names. मिनाहिल साजिद, अक्सा अली। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम मेरी अटेंडेंस जरा मार्क कर दें, मेरा नेट कनेक्शन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। सहर अयूब। यस मैम। ओके। अच्छा जी, अक्सा अली। बच्चों अभी जो अटेंडेंस बोल देगा ना अपना ही मार्क करा लो। उसके बाद मुझे जो मेल्स आ रही होती हैं वो उनकी नहीं मैंने फिर मार्क करनी। अमतुल काफी। मैम मेरी लाइबा कौन कौन किसका लाइबा बात करी थी अभी? मैम लाइबा बोल रही है। मैम प्लीज मेरी भी कर दें, हिरा खान। बच्चों मैं बारी बारी करूंगी, मुझे शुरू तो होने दो। मैम आपने अक्सा अली, लाइबा अमतुल। की बच्चों सारे अपने मैम ऑफ करो, इस तरह तो नहीं होगा ना। सारे माइक्स ऑफ करो, शाबाश। मैम अक्सर अली आपने बोला है ना? हाँ जी, अक्सा अली बोला है। ठीक है, बाकी अपने ऑफ कर लो। लाइबा आप भी ऑफ करो। अमतुल काफी। मैम ओके, मैम इफ्रा अब्दुल अली। राफी बोल रही हैं आप? नहीं बच्चे, अमतुल काफी। ओके मैम। इफ्रा अली। मायरा जमील। मिनाहिल शहजाद। प्रेजेंट मैम। मा- मायरा जमील प्रेजेंट मायरा मैम। जमील। ओके। मिनाहिल शहजाद। मारिया शौकत। जी लगा दी है। मारिया शौकत। महिरा नासिर। मारिया शौकत इज प्रेजेंट। महिरा नासिर। फरूख अहमद। सवेरा असलम। नबीहा तारिक। अरूबा अकरम। हमारा गिलानी। प्रेजेंट मैम। हमारा गिलानी इज प्रेजेंट। माहम आकाशा। प्रेजेंट मैम। महरोज इकबाल। प्रेजेंट। ओके। असरा हबीब। प्रेजेंट। हिरा खान। प्रेजेंट मैम। हिरा खान प्रेजेंट मैम। ओके। बेहजाद बासित। प्रेजेंट मैम। एब्सेंट। ओके। प्रेजेंट। उमरा फैज। बच्चों बाकी सारे अपने ऑफ करो। उमरा फैज। महानूर आबिद।
present. अदीबा अकरम, मोहम्मद अरशद, सना रज़ाक, Present, ma'am. Sana Razak is present. Mariam Nadeem. Present, ma'am. Okay. Arifa Mustafa. Present, ma'am. Naila Khalid. Nimala Mubarak. Hanji Shahana. शहाना बतूल, आपका कोई क्वेश्चन है? निमाला का माइक खराब है। Okay. अल्फाबेटिक नहीं ले रही। निमाला मैम जी? प्रेजेंट। मैम मेरी अटेंडेंस लगाई है आपने? प्रेजेंट है, इसका माइक का इशू है। एक सेकंड, मैं किधर थी? नाइला खालिद, निमाला मुबारक। निमाला मुबारक का क्या मसला है? मिस उसके माइक का प्रॉब्लम है। उससे को मुझे अभी मेल करे, मैं फिर उसकी मार्क करूंगी अटेंडेंस। प्रेजेंट मैम। नाइला खालिद। यस मैम, नाइला प्रेजेंट। ओके। सहरिश इकबाल, फातिमा खान। सहरिश इकबाल इज प्रेजेंट। ओके। फातिमा खान। प्रेजेंट मैम। मरियम मुबशरा। प्रेजेंट मैम। ओके। सहर अयूब इज प्रेजेंट। वर्दा आसिम। वर्दा आसिम। रुबाब अली। महविश अली। प्रेजेंट। महविश अली इज प्रेजेंट। राबिया असलम। प्रेजेंट मैम। खुर्शीद आलम। प्रेजेंट मैम। सिद्रा बतूल। यस मैम प्रेजेंट। मिनाइल फातिमा। प्रेजेंट। रमीसा फातिमा रिजवी। प्रेजेंट मैम। हारिस अली। हारिस अली। अक्सा फरजंद। अहमद इलियास। शहर बानो। मरूशा नासिर। दिशा कमर। जैनब शाहिद। मायरा अफजल। Present. मायरा अफजल इज प्रेजेंट। सादिया इकबाल। प्रेजेंट मैम। ओके। हया खान। ज़ैनब इमरान। इज़ा इलाही। प्रेजेंट मैम। ओके। इज़ा इलाही। Okay, Nimala has mailed me और I'm marking. एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका ना ऐसा हो। जी जी रीजन इज अभी बच्चे मैं ले रही हूँ अटेंडेंस। राबिया मोहम्मद अफजल। प्रेजेंट। ओके। जन्नत वहीद। प्रेजेंट मैम। ओके। सबा कौसर। प्रेजेंट मैम। हिरातीक। हिरातिक प्रेजेंट मैम। ओके। कायनात मारूफ। प्रेजेंट। ओके। अमारा साबिर।
नूरुल हुदा असलम, प्रेजेंट मैम। रिमशा अली, प्रेजेंट मैम। राबिया रशीद, तहरीम अम्मार अली, हाजिक अली, नुमान रियाज, मिसेस फरजीन, सईदा रिदा फातिमा, प्रेजेंट मैम। फरजीन एंड हाफिजा सईदा रिदा यस फातिमा। मैम, प्रेजेंट ओके, मैम। शुमाइला गफूर, शुमाइला गफूर, आतिका मुमताज, प्रेजेंट मैम। ओके, फायजा हनीफ, अरूबा शफी, मैम प्रेजेंट फाइजा हनी। ओके, अरूबा प्रेजेंट शफी, मैम। प्रेजेंट ओके, मैम। अरूबा शफी मैम इज आल्सो प्रेजेंट। जी, मैम मैंने हॉस्पिटल जाने, मेरी अटेंडेंस लगा दें प्लीज। आपका नाम क्या है? अब्दुल राफे। तो राफे, एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दें। अब्दुल राफे, जी अब्दुल मैम। राफे, आप मुझे अपना वो, आपको ईमेल आई है आज? नो मैम, मैम मुझे ईमेल नहीं आती। जी, आप मुझे बताओ तो सही, मैम मैं व्हाट्सएप से आपको मैंने तब ऐड करूँ। व्हाट्सएप चलो ठीक है, मुझे अपना आईडी बता दो। F2017 F2017 241123। 241123। ओके, मैम ये किन लो आपकी हो थैंक गई यू मैम। मार्क। ओके मैम। अच्छा, वो भी अरूबा शफी, प्रेजेंट अरूबा मैम। शफी की हो गई थी मार्क, ठीक है। मैम अक्सा अकरम, जी जी, प्रेजेंट मैम। मैम मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है। मैम लाइबा की जी होगी, जी, लाइबा की होगी, ल- बार बार हो रहा है मैम। लाइबा, आप अपना मुझे मैम वो लाइबा बताओ। की मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे। बच्चे एक सेकेंड, उमरा उमरा एक सेकेंड रुको। लाइबा आपकी हो गई है मार्क। ओके मैम, थैंक यू। रुको 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 रुको, लाइबा से को अभी नहीं यस जाना, मैं मैम, आपका यहीं आईडी पे नोट ही कर हो लूं। गई। हाँ, मैं एक सेकेंड आईडी नोट कर लूं आपका। F2017। ठीक है ठीक है। उमरा फैज, आपका क्या क्वेश्चन था? मैम इस सेक्शन C1 है ना जी, मैम? डॉक्टर मरियम आप ही है? डॉक्टर मरियम नहीं हो बच्चे। मैम मैं सेक्शन A की हूँ, ठीक है, और मैं सेक्शन सेक्शन A मैं सेक्शन A के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं उसमें ऐड हूँ, और जो मैम मुझे कहती है लेक्चर का, मैं वो लेक्चर सुनती भी हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुझे किसी लड़की हाँ, लेकिन मेरे पास लेकिन मुझे अभी आपको किसी किसी ने लड़की ने कहा है? बताया कि आपने मेरा नाम बोला अटेंडेंस में, मुझे यस, किसी ने ये बिकॉज बताया। मेरे पास जो लिस्ट है, मैं आपको बताती हूँ बच्चे, मेरे पास जो लिस्ट है वो ओल्ड लिस्ट है, उसके अंदर काफी स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप हुए हुए हैं, तो वो जो है वो उस चीज की आपको फिक्र, उस चीज की आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस नहीं सेक्शन के मैम, अंदर एनरोल्ड हो, आप उसी सेक्शन के ही क्लास लो। मतलब पोर्टल में सेक्शन A शो हो रहा है, लेकिन नाम आपके पास है मेरा। हाँ, तो वो तो पुरानी लिस्ट है ना कोई मेरे वाली पास, क्लास। मैम ठीक तो है। अब मैं क्लास आपकी लूँ कि मैं मरियम की लूँ? नहीं, आप मैम मरियम की ही क्लास लो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम आपने लेक्चर 6 की रिकॉर्डिंग हमें भेजी थी? जी, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। अभी बच्चे अटेंडेंस हो रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। कौन कौन है? मेरी अटेंडेंस लगा दें, फिर क्लास क्रॉप हो जाएगी, बार बार होगी। लाओ।
शहाना शहाना आपकी हो गई है अटेंडेंस। अच्छा मुझे अब बोलने दो स्टूडेंट्स के नाम, बाकी सब म्यूट हो जाओ। मैम आप सबको म्यूट कर दें। फिल्जा मकसूद, ज़ाहा गोहर, Present. Ma'am, present. फिल्जा Filza मकसूद इज Masood. प्रेजेंट, ज़ाहा गोहर, Present, ma'am. Ayman Irshad, Zaha Gohar is also present. Ayman Irshad. Yes. Ayman Excuse Irshad, me, okay. ma'am. जी मैम मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरा नेट मसला कर रहा है। हीरा सजाद। आपका मैंने पहले नाम बोला है। मैम मेरा ना नेट मसला कर रहा है, मैं बार बार वो हो रही हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ी थोड़ी देर बाद। मुझे चेक कर लें दो बच्चे। आप ना मुझे मेल करो, मुझे अपना नाम मेल करो, मैं इनके ऊपर चेक करती हूँ। ओके मैम, मैं आपको मेल करती हूँ। एमन इरशाद, अमारा सरबुलंद, ओके अमारा सरबुलंद इज प्रेजेंट। ओके तंजील फातिमा, रजा अली, प्रेजेंट मैम। तंजील फातिमा प्रेजेंट मैम। तंजील फातिमा इज प्रेजेंट। ओके रजा अली, ओके आपका नाम रजा अली है, रजा वजीर है। ओके ओके अदलिया यूनस Present. ओके राबिया यूसुफ Present, ma'am. ओके मुबर्रा इफ्तिखार, Present, ma'am. मोहम्मद हामिद, आमना इद्रीस, हाजरा ग्रेवाल, Present, ma'am. ओके हमना सईद, मोइजा निसार, मारिया हारून, Present. मारिया हारून इज प्रेजेंट। ओके कोई स्टूडेंट, मैं पहले नाम बोल देती हूँ जिनकी एब्सेंट मार्क हुई है, उसके बाद जो स्टूडेंट रह जाए मुझे बता दीजिएगा। मिनाहिल साजिद इज एब्सेंट, इफ्रा अली इज एब्सेंट, मिनाहिल शहजाद इज एब्सेंट, महिरा नासिर इज एब्सेंट, फरूक अहमद, सवेरा असलम, नबीहा तारिक, अरूबा अकरम, उमरा फैज ने बताया शी इज नॉट फ्रॉम दिस सेक्शन। मैम अरूबा ने भी कोर्स ड्रॉप कर दिया। अरूबा ने भी ड्रॉप कर दिया, अरूबा अकरम ने। यस मैम। ओके सुफियान, मैं आपकी एक सेकंड आपका नाम नोट करती हूँ। मानूर आबिद is present, sorry. Adiba Akram is absent. Muhammad Arshad is absent. Farda Asim is absent. Rubab Ali is absent. Haris Ali, Aksa Farzand, Ahmed Ilyas, Shahid Banu, Marusha Nasir. They're all marked absent. मैम आपने मेरा नाम बच्चे मैं अभी बता रही हूँ, बोल रही हूँ। अली बोला है। मैं बोल रही हूँ। जिशा आपने अक्सा अली कॉल किया या अक्सा अली इज प्रेजेंट, मैंने हारिस अली कहा था। ठीक है। Disha Kamar is absent, Zainab Shahid is absent, Haya Khan, Zainab Imran is absent, and Amara Sabir is absent. Then Rabia Rashid, Tahreem, Ammar Ali, Hazik Ali, Noman Riaz. They all are marked absent. Shumaila Ghafoor is absent. Ayman Irshad is absent. Tanzil Fatma was present. Yes ma'am, I was present, बल्कि I am present. Okay. Okay. Muhammad Hamid absent. Amna Idris absent. Hamna Saeed absent. Moiza Nisar absent. अब एक एक करके जो नहीं हुए, जिनका मैंने नाम नहीं बोला, वो अपने नाम मुझे बताते जाएं। मैम मेरी नहीं हुई है, मोहम्मद सुफियान साजिद। खदीजा, एक सेकंड सुफियान,
जस्ट अ सेकंड। हदीजा, आपको मेरी ईमेल आती है? यस मैम। मुझे अपना आईडी बताओ, एंड वाले इट्स डिजिट्स। 2019 241181 241181। ओके, 81 यस। सुफियान। यस मैम। ओके, मैम मेरी भी नहीं। मिनहल। जी मैम, लास्ट टाइम मेरा नेम लिया था आपने, इस दफा नहीं आया। ओके, चलिए मैं चेक करती हूँ। मैम मेरी होगी अटेंडेंस? किसकी? कौन? सुफियान? सुफियान आपकी हो गई अटेंडेंस। चलो ठीक है मैम। मिनहल, आप मुझे अपना आईडी का एंड वाले डिजिट्स बताओ। सुफियान आप भी बता दो। मैम 241267। 241267, ठीक है। हाँ जी मैम सुफियान। मेरा लिख लें। जी जी। S2018 हम्म 24 हम्म 1155। 241155, ओके ठीक है, आप दोनों की हो गई है। मोहम्मद वलीद, वलीद आपका मैंने नाम नहीं बोला? नो मैम। ओके, आप मुझे अपना आईडी भी बताओ। आईडी के एंड वाले डिजिट्स बस बता दो। 41044। सॉरी, 241044। 241044, ओके ओके, की हो गई है मैम मार्क। उसके बाद हाँ मैम जी, मेरा हाँ जी। मेरा नेट ड्रॉप हो गया था, मेरी अटेंडेंस रह गई है। आपकी अटेंडेंस अब आप मुझे एंड पे बताना, मैं पहले बाकियों की देख लूं। अंजला, अंजला ताहिर। यस मैम, मेरा नाम नहीं लिया। ओके, अपना वो बताओ, आईडी बताओ। 241123। 241123, ओके। इसके अलावा कोई स्टूडेंट? ईमन इरशाद, ईमन इरशाद आपकी ओके, आप हो गए हो प्रेजेंट मार्क। कोई और स्टूडेंट जिसकी मार्क ना हुई हो? ये सबकी हो गई है? यस मैम। ओके, मैम सुफियान आपने आपका कहा कोई था और क्वेश्चन भी है? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कोई ओके अटेंडेंस का इशू था। ओके। मैम आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में आप असाइनमेंट देंगी। हाँ जी, लेकिन मैंने आपके वही आपके अभी देखे हैं लेक्चर्स, तो बच्चों अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाले अभी फाइनली आए हैं, तो वो हमें कवर कर लेने चाहिए असाइनमेंट से ओके पहले, मैम। ठीक है? मैम प्लीज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। रिकॉर्डिंग नहीं मिली? सेंड की थी सिर्फ। मैम उसका कौन कुछ कर दो रिकॉर्डिंग का। हाँ, वो मैं कल जाके यूनिवर्सिटी जाके देखती हूँ, अगर कोई किसी के पास इस चीज़ का सोल्यूशन हो कि अगर हम रिकवर कर सकें, वरना वरना वो इस चीज़ को हम फिक्स कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है ओके मैम। जी। चलिए जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।